नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट 2021 की वेटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और काफ़ी अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है कि कितने पदों पर वेटिंग आएगी, किसके सिलेक्शन के चांस है, कब तक वेटिंग आएगी और वहीं रीसफल और वेटिंग में क्या डिफरेंस है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें और उनके भी डाउट्स क्लियर हो सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेटिंग को लेकर मैंने पिछले 1-2 महीने में काफ़ी समयांतराल के बाद वीडियो डाले थे, लेकिन मैंने उन उन वीडियोज़ में आपको स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वेटिंग में अभी समय लगेगा। अगस्त महीने के एंड तक तो वेटिंग आने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से पिछले वीडियोस में भी आपको बोला था और यही स्थिति रही। इसके पीछे का कारण दोस्तों ये है कि निदेशालय की जो धीमी कार्य प्रणाली है वही इसका रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि निदेशालय पर बिल्कुल भी दबाव नहीं बनाया जा रहा है। इसी को लेकर 2 सितंबर को जो है अभ्यर्थी जो जिनके वेटिंग में सिलेक्शन के चांस है वो निदेशालय का जो है घेराव करें उपेंद्र यादव के नेतृत्व में। आप देख सकते हैं कि उपेंद्र यादव ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 2 सितंबर को बीकानेर निदेशालय का घेराव करेंगे और रीट 2021 की सूची एवं विषय शिक्षकों के पदों को बढ़ाने को लेकर। तो आप जो है अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचेंगे तो निदेशालय पर दबाव बनेगा और अपनी जो कार्य गति है उसको वो बढ़ाएंगे और सितंबर माह में जो आपके वेटिंग है वो जारी करने की पूरी पूरी उम्मीद बनी रहेगी। इसके लिए आप जो है अपने जो साथी उनसे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी कोई निजी समस्या हो सकती है, वो आ नहीं सकते हैं लेकिन उनका काम है, तो आप जो अपने साथी हैं उनको फाइनेंशियली सहयोग कर सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी कमेंट करते हैं या पूछते हैं कि पैसे किस चीज़ के लग रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पे जो व्यवस्था की जाती है, आपके जो बैनर भी बनाना पड़ता है या और कोई भी अन्य व्यवस्था की जाती है, तो उसके ज्ञापन है उसको प्रिंट करवाना है, कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो वो सभी बेरोजगार है, आप सभी को पता है, उनके पास भी पैसे कहाँ से आएंगे, तो आप उनका नहीं आ सकते, तो आपकी मजबूरी है तो आप उनका आर्थिक सहयोग भी निश्चित रूप से करें, क्योंकि कोई विशेष चीज़ नहीं है। आप वहाँ जाते हो तो आपका किराया भी लग सकता है, आप घर पर बैठे हो कुछ सहयोग कर दो तो आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि वेटिंग कितने पदों पर आएगी और किस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कितने नंबर नीचे खिसकेगी, रीशफल और वेटिंग में क्या अंतर है। तो दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं, वेटिंग जो है वो नॉन जॉइनर्स जो होंगे उनके पदों पर आएगी। रीशफल जो है, जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए हैं, सीटें खाली रह गई है, तो उनकी जगह रीशफल होगी। जैसे कुछ अभ्यर्थी अपात्र हो गए हैं या और किसी रीजन से वो लास्ट स्टेप तक स्कूल ज्वाइनिंग तक नहीं पहुंचे हैं, तो उन पदों पर जो है वो रीशफल होता है। रीशफल में नियरेस्ट कैटेगरी, मतलब कि आपकी जो जिस कैटेगरी के कैंडिडेट जनरल की कट ऑफ के आसपास अधिक हैं, उस कैटेगरी को रीशफल में सबसे ज़्यादा फायदा होता है। जबकि वेटिंग में जिस कैटेगरी के कैंडिडेट नॉन ज्वाइनर है उसी कैटेगरी को फायदा होता है। ये चीज़ आप स्पष्ट रूप से समझ लें। अब मैं आपको बता दूं कि रीशफल और वेटिंग में किस कैटेगरी को कितना फायदा है। वेटिंग में जिस कैटेगरी के जितने कैंडिडेट नॉन ज्वाइनर है उस कैटेगरी के उतने ही कैंडिडेट लिए जाएंगे, दूसरी कैटेगरी का उस पर कोई हक नहीं रहेगा। वहीं रीशफल में यदि जो आपको मैं बता दूं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीटें हैं उनमें जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो अभी रिजर्व कैटेगरी से सिलेक्टेड हैं, वो यदि मेरिट नीचे आती है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से सिलेक्ट हो जाएंगे और उनको जो है डिस्ट्रिक्ट जो अपने जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की थी उसमें भी यदि उनके चांस रहते हैं ऊपर आने के, तो डिस्ट्रिक्ट चेंज के भी उनको चांस दिए जाते हैं। वो अलग मैटर है, वो रीसफल के बाद का मैटर है। तो आप अब मैं आपको बता दूं कि वेटिंग और जो मेरिट है वो कितने नंबर तक नीचे आ सकती है, एक नंबर पर कितने कैंडिडेट हैं, डीओबी से रहने वाले कितने कैंडिडेट हैं, ये सब मैं एक एक कैटेगरी का आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके जो पूर्व के नंबर हैं, आप पूर्व के नंबर का मतलब है जैसे जनरल की मेरिट गई है 133, 133 से ऊपर के नंबर 134 पे जो जितने कैंडिडेट थे, 34 और 35, इन पे 2-3 नंबर के डेटा को जो है एनालिसिस करके उसके बाद में मैंने जो है ये डेटा आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, जनरल की जो मेरिट गई थी आपको पता है 133 और डीओबी ये रही थी 13/4/1995। अब एक नंबर पर जनरल के कैंडिडेट जो है वो लगभग 100 से 150, मिनिमम 100 है, मैक्सिमम 150 है। इसके बीच में कितने हैं ये स्पष्ट रूप से तो एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मिनिमम 100 है, मैक्सिमम 150 है। 100 से 150 के आसपास कैंडिडेट है, जिसमें आपको मैं बताऊँ कि जनरल से जो कैंडिडेट 133 पर सेलेक्ट नहीं हुए वो लगभग
डीओबी पे 133 पे 50 से 70 के आसपास कैंडिडेट हो सकते हैं, मतलब 50 के आसपास कैंडिडेट हो सकते हैं। अब ऐसे में जनरल के कैंडिडेट का तात्पर्य यहाँ पर वो कैंडिडेट हैं जो किसी अदर कैटेगरी का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। अदर कैटेगरी मतलब जो रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है या जो भी कैटेगरी है उसमें नहीं है, और 100 मतलब जिनके 133 नंबर है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो वही कैंडिडेट है जो कैटेगरी का फ़ायदा नहीं ले रहे। उन कैंडिडेट्स की संख्या है 133 पर लगभग 50 के आसपास मिल जाएंगे वो। अब बात करूँ मैं दोस्तों ओबीसी की। ओबीसी में जो है मेरिट गई है 131, और उसमें 28 फरवरी तक का कैंडिडेट, मतलब फरवरी एंड हो चुका है, मार्च के जो कैंडिडेट हैं उससे लेके जो है 2003 के कैंडिडेट बचे हैं। दोस्तों पीछे के 131 से ऊपर के नंबर जो है 32 है, 33 है, इन पे देखने पे यही पता चलता है कि 2003 के पास कैंडिडेट की संख्या वो बहुत ना के बराबर है, बहुत ही कम है। 5 से 10 कैंडिडेट हैं वो डीओबी से रहने वाले 131 पे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि रिसफल या वेटिंग आती है तो 130 के जो हाई डीओबी के कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेक्शन के अच्छे चांस रहते हैं। कितने का सिलेक्शन होता है वो सीटों पर डिपेंड करता है। वहीं मैं जनरल की बात करूं तो यदि वेटिंग अच्छी आती है तो ये 1 नंबर या 2 नंबर नीचे खिसक सकते हैं, क्योंकि वेटिंग में जनरल की सीट पर जनरल के कैंडिडेट्स को ही लिया जाएगा, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको ही लिया जाएगा। तो इसमें जो है 1 से 2 नंबर तक वेटिंग की अच्छी सीटें आती है तो आ सकती है। बाकी रिसफल में जो है इसमें बिल्कुल भी 1 नंबर नीचे आने के चांस नहीं है, रिसफल में नहीं होगी, वेटिंग में जरूर आ सकती है जनरल की। ओबीसी की 1 नंबर नीचे निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि 131 पे 5 से 10 कैंडिडेट मैक्सिमम अभी अवेलेबल हैं। अब बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की 129 गई है, 1999 तक डीओबी के कैंडिडेट इन्होंने ले रखे हैं, फिर थोड़ी और भी नीचे आई थी। बट इसके बाद मैं बताऊं तो 1 नंबर पर बात करूं तो यहाँ पे जो है 200 के आसपास कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के 1 नंबर पे अवेलेबल हैं। वहीं डीओबी से रहने वाले कैंडिडेट की बात करूं तो 129 पे लगभग 50 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है। तो ऐसे में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी फाइनल जो रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आने के बाद में 1 नंबर नीचे आने के चांस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि सीटों के अकॉर्डिंग सीटें अभी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट 50 के आसपास अवेलेबल हैं। वहीं एससी की बात करूं तो एससी में जो है अभी डीओबी से रहने वाले कैंडिडेट्स की संख्या लगभग 35 से 40 के आसपास हो सकती है, जो 125 नंबर पे हैं। तो ऐसे में यदि सीटों पर डिपेंड करता है कि 40-50 से अधिक सीटें आती है एससी की तो इसमें 1 नंबर नीचे आ सकती है। बाकी हाई डीओबी वालों का कुछ का सिलेक्शन हो सकता है, बाकी यहाँ पे भी कुछ थोड़े कम चांस लग रहे हैं कि 1 नंबर नीचे आए, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि शुरू में भी बता दिया था कि रीसफल में जो जनरल की कट ऑफ के आसपास की जो कैटेगरीज हैं जैसे ओबीसी है, स्पष्ट रूप से मैं बताऊं आपको तो रीसफल में सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है ओबीसी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर कैंडिडेट आप देखेंगे तो यहाँ 1 नंबर पर लगभग 250 के आसपास कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस के 1 नंबर पर 200 के आसपास कैंडिडेट है, वहीं ओबीसी के 130 नंबर के आसपास लगभग 900 के आसपास कैंडिडेट है। क्योंकि 131 पे जो आपको मैं स्पष्ट रूप से बताऊँ तो 710 से 20 के आसपास कैंडिडेट थे। वहीं 132 पे आपको बताऊँ तो लगभग 600 कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर इन नंबर्स पर थे। तो इसमें कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो 133 पे भी बहुत अधिक संख्या आपको देखने को मैंने आपको बताया 132 और 33 पे जो है काफ़ी अच्छी संख्या में कैंडिडेट्स ओबीसी के हैं, तो वो रिसफल में जनरल की सीट जो है वो लेने की इनके चांस ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चांस इनके ही रहते हैं। वहीं बात करूँ मैं एसटी की। दोस्तों एसटी में भी जो है आपको बता दूं कि 117 पर गई है और 93 डेट ऑफ बर्थ है। आपको पता है दोस्तों 95 से 2002 के बीच में कैंडिडेट्स की संख्या सर्वाधिक है। तो एसटी के जो ऑलमोस्ट 117 के कैंडिडेट्स है वो अभी भी रह रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लगभग 130 से 150 के आसपास कैंडिडेट 117 नंबर पर एसटी के अभी भी मौजूद है। ये डेटा 118 के नंबरों के आधार पर है। अब मैं आपको बता दूं कि ये डेटा आप कहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहले फाइनल मेरिट आई थी जो 28 अप्रैल के आसपास आई थी, उसमें जो आपकी फाइनल मेरिट थी उसमें रैंक वाइज कैटेगरी वाइज जो है वो लिस्ट थी। उसमें आप जो फाइनल मेरिट है उसकी डीओबी के अकॉर्डिंग वहाँ से लेके उस डीओबी तक के कैंडिडेट्स काउंट कर सकते हैं पिछले नंबर तक की, तो वहाँ आपको 1 नंबर का डेटा मिल जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने आपके लिए ये मेहनत करके आपके सामने डेटा लेके आया हूँ। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि पद कितने आ सकते हैं। तो पदों को लेकर अभी कोई स्पष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई ऑफिशियल सूचना ना तो आई है कि कितने अपात्र में हैं या
क्या बात है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, अब तक जो आंकड़े सामने है उसके अकॉर्डिंग लगभग 1670 बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को पात्र किया जा चुका है। टोटल 1900 के आसपास थे। यहाँ से मैं बात करूँ तो आपको लगभग मान के चलो 200 कुछ कैंडिडेट्स हैं वो अभी जो अपात्र हैं या फिर जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मैक्सिमम 200 के आसपास कैंडिडेट हैं। तो यहाँ से उनके जो पद है वो लिए जा सकते हैं। दूसरी बात जो है स्पोर्ट्स कैंडिडेट की जो टोटल सीट्स थी वो 218 के आसपास स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स की सीट थी। अब इन पर किसको लिया जाएगा? दोस्तों, आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ देखी कि जो पीएच कैटेगरी है उसके कैंडिडेट्स को लेकर न्यूज़ आई थी कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो सामान्य कैंडिडेट से उनको भरा जाता है। ये भर्ती के नियम होते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो पीएच कैटेगरी और स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन, ये जो 3 कैटेगरी है इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। तो इनकी यदि सीटें नहीं भरती है, यदि इस वैकेंसी में जो योग्य कैंडिडेट इनके नहीं मिलते हैं, तो इन सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों के द्वारा भर लिया जाता है। और जो सीटें सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाती है वो बैकलॉग के माध्यम से अगली वैकेंसी में इनको वापस से दे दी जाती है। तो यही कारण है, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो एक्स सर्विसमैन का जो है सीटों का मामला काफ़ी सामने आया था। उन्होंने जो है बहुत सारी सीटें, जो सारी की सारी सीटें कैटेगरी की खाली थी, जबकि उनकी वास्तविक सीटें तो कम होती है। वो बैकलॉग की सीटें उनकी जो है 2-3 साल की इकट्ठी हो जाती है, 3 साल तक बैकलॉग से सीटें जुड़ती है, ऐसा भर्ती नियम है। तो ऐसे में यदि जो जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट है उनकी जो सीटें आपकी बची हुई है वो सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी, ये तय है। क्योंकि ये भर्ती नियम का भी सही भर्ती नियम के अनुसार भी है। और दूसरी, स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स जो है वो बहुत कम बचे हैं। आपको पता है स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स की जो फाइनल मेरिट गई थी वो 77 मार्क्स पे गई है, जबकि उनके जो फाइनल पासिंग मार्क्स थे वो 75 थे। मतलब 2 नंबर पर अधिकतम आपको 10 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। ऐसे में 150 अभ्यर्थी यहाँ से 150 सीटें यहाँ से निश्चित रूप से निकलती है। 150 सीटें यहाँ से निकलती है अपात्र अभ्यर्थियों की अलग। इसके अलावा जो 50 के आसपास पीएच कैंडिडेट हैं उनकी भी जो सीटें जुड़ेगी। पीएच कैंडिडेट की जो सीटें आएंगी उन पर सिर्फ पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थियों को फ़ायदे मिलने के चांस है। दूसरी, मैं आपको बता दूँ कि 98 सीटें जिन पर फैसला आ चुका है वो, और ऐसे कुछ करके 500 से अधिक सीटें तो आसपास 500 के आसपास सीटें तो इजीली बन रही है। उसके बाद में जो कुछ और नॉन जॉइनर होते हैं या कितने होते हैं उसको लेकर जो है अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन 500 के आसपास सीटें तो इजीली अभी अपने आंकड़ों के अनुसार इजीली बन रही है। कब तक आएगी इसको लेकर मैंने आपको बता दिया है कि आप निदेशालय पे जाके जब तक दबाव नहीं बनाओगे तो कार्य प्रणाली है उसमें गतिशीलता नहीं आएगी। तो आप अधिक से अधिक जो 2 सितंबर को आपने जो निर्धारित निदेशालय का घेराव जो प्रस्तावित है उसमें आप अधिक से अधिक पहुंचें, ताकि आपकी वेटिंग जो है जल्दी से जल्दी जारी हो सके। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी अपडेट्स थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी नेक्स्ट वीडियो में आप लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।